जीवं दवं जीर्णनिर्दग्धं वन्देकं सर्वदास। लोकानुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा था, जिसमें अधोलोक और मध्यलोक की अनुप्रेक्षा हो चुकी है। अब इसके आगे ऊर्ध्वलोक की कुछ और भी थी, बीच में भी ज्योतिष लोक की अनुप्रेक्षा बची थी। इतना तो हो गया था, अभी ऊर्ध्वलोक ही तो शुरू होना है। अथानंतरम ऊर्ध्वलोकः कथ्यते, यही तो है। एक पैराग्राफ रह गया है छोटा सा। ये जो गाथा लिखी, अभी ये तो बचा है। हाँ, ये जो गाथा लिखी हुई है, इति गाथा कथित क्रमेण, जो जगन्य उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्रों की बात कही थी, वो नक्षत्र कियंती दिनानि आदित्य तिष्ठति इति, यहाँ पर यानी आदित्य जो है उन नक्षत्रों पर कितने दिन ठहरता है, यह बताया जा रहा है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें 6 जगन्य थे, 6 उत्कृष्ट हैं और 15 नक्षत्र जो है वो मध्यम होते हैं। तो किस नक्षत्र में कितने दिन तक वह सूर्य ठहरता है, इसकी गणना यहाँ पर बताई जा रही है। इंदुरवीदो रेखा सत्तठीय पंच गयन खंडह्य अहिय हिद रेख खंडा इंदुरवि यत्थंड मुहूर्त। यानी किस नक्षत्र में कितने दिन तक सूर्य ठहरता है, ये बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है। इंदु रविदो रेखा, इंदु माने चंद्र और रवि माने सूर्य और रेखा माने नक्षत्र। ये जो है सत्तठीय पंचगयण, खंडय्या, हाँ, गगन खंडय्या माने गगन के जो खंड हैं उन गगन खंडों में गमन करते हैं। अलग अलग इनके खंड बताए जा रहे हैं। अहीय हिद रेख खंडा माने कुछ इनके ये अधिक भागों से रिक्ष माने नक्षत्रों के खंडों को इंदु रवि अत्थंड मुहूर्त भाग देने पर ये चंद्र और सूर्य के आसन्न मुहूर्त आ जाते हैं। एक मुहूर्त में चंद्र 1768, सूर्य 1830 और नक्षत्र 1835 गगन खंडों में गमन करते हैं। यहाँ नीचे उसके लिए लिखा है, इति अनेन गाथा सूत्रेण आगम कथित क्रमेण पृथक पृथक आनीय मेलाप के कृते सति षड अधिक षष्टियुत त्रिंशत् संख्य दिनानि भवन्ति। यानी यह जो गाथा सूत्र दिया है, इसके अनुसार आगम कथित क्रम से पृथक पृथक इनको लाओ और फिर मतलब तीनों के, सूर्य के, चंद्रमा के और नक्षत्रों के गगन खंडों को पृथक पृथक ला करके और फिर इनको मिला देते हैं। और मिलाप के कृते सति ये कितने हो जाते हैं, षड अधिक षष्टियुत, 63 संख्य दिनानि भवन्ति। हाँ, 300
66 दिन हो जाते हैं। यानी ये है कि कुछ मुहूर्त जो है चंद्रमा के साथ हैं, कुछ नक्षत्र कुछ सूर्य के साथ हैं, और कुछ जो है ग्रह ये नक्षत्रों के गणखंडों में रहते हैं। इन सबको मिला देने पर 366 दिन पूरे हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। एक नक्षत्र पर चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कितनी होती है, ये इन्होंने यहाँ पर अलग से ये गणित लाए हैं और उससे बताया है। तो 366 दिन होते हैं सब मिला करके, है ना, 366 जो इन गगन खंडों में गमन करने वाले चंद्र सूर्य और नक्षत्रों के ये टोटल बताए गए हैं। तस्य दिन समूहार्थस्य यदा द्वीप अभ्यंतरा दक्षिणेन बहिर्भागेषु दिनकरो गच्छति। अब क्या होता है कि जब द्वीप के अभ्यंतर दक्षिण मार्ग से बहिर्भागों में होकर के जब दिनकर गच्छति माने चलता है, तदा दक्षिणायन संज्ञा, तब इसको दक्षिणायन में सूर्य है ऐसा कहा जाता है। यानी जब द्वीप के भीतर से दक्षिण दिशा के बाहरी मार्गों में सूर्य गमन करता है, तब जो है इसकी दक्षिणायन संज्ञा होती है। यदा पुनः समुद्रात् सकाशात् उत्तरेण अभ्यंतर मार्गेषु समायाति, और जब यही सूर्य समुद्र से उत्तर की ओर अभ्यंतर मार्गों में आ जाता है, तब इसकी उत्तरायण संज्ञा होती है ना। ये दो तरह के अयन चलते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो जब सूर्य समुद्र से उत्तर दिशा के अभ्यंतरी भागों में आ जाता है, तब इसको उत्तरायण कहते हैं। और जब ये बहिर्भागों में दक्षिण की ओर जाता है, तब इसको दक्षिणायन कहते हैं। इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन का यहाँ पर लॉजिक बताया गया है। तत्र यदा द्वीप अभ्यंतरे प्रथम मार्ग परिधौ कर्कट संक्रांति दिने दक्षिणायन प्रारंभे तिष्ठति आदित्य, तदा 94 सहस्र 25 अधिक 5 योजन शत प्रमाणा उत्कर्षेण आदित्य विमानस्य पूर्वापरेण आतप विस्तारो ज्ञेय। अब यहाँ कहते हैं कि जब द्वीप के अभ्यंतर भाग में प्रथम मार्ग की परिधि पर कर्कट संक्रांति का जब दिन होता है, तब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। उस समय पर यह सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, और तब सूर्य विमान का जो आतप होता है, जिसे अपन धूप कहते हैं, ये पूर्व पश्चिम फैलाव के साथ में ये पूर्वापरेण उत्कृष्ट रूप से कितना होता है, तो उसकी संख्या बताई गई है 94 सहस्र 25, यानी 94,525 अधिक और 5 योजन शत प्रमाण 25 योजन प्रमाण, 94,525 योजन प्रमाण इसके विमान का जो आतप होता है, जो धूप होती है, उसका फैलाव होता है ना। ये एक तरह से गर्मी का ही ये समय बताया जा रहा है। जब गर्मी के समय पर सूर्य है ना सबसे ज़्यादा आतप देता है, तब इस आतप का फैलाव कितने योजन प्रमाण तक हो जाता है? 94,525 योजन प्रमाण तक ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैल जाता है। कौन सी दिशा में? पूर्व पश्चिम में फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी का प्रभाव रहता है वो पूर्वी पश्चिम भाग में ही रहता है।
है ना। उत्तर दक्षिणी भाग में गर्मी का प्रभाव कम ही होता है, आप देखेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा हेतु है। क्योंकि जो भी ये सूर्य का फैलाव, जो ये विमान के आतप का जो फैलाव होता है, वह इस तरह से जो विशेष रूप से फैलता है, ये पूर्व पश्चिम भाग में ही फैलता है। तो गर्मी का भी प्रभाव पूर्व पश्चिम दिशाओं में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश राजस्थान में भी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी, है ना। और पूरे भारत में कंपेयर करेंगे तो भी आपको पूर्व दिशा के क्षेत्रों में और पश्चिम दिशा के क्षेत्रों में आपको गर्मी का, आतप का, धूप का अनुभव होगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 94,525 योजन प्रमाण है ना। तो यह दक्षिणायन के प्रारंभ में सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, तब इस तरह से होता है। अब उस समय पर जो दिन और रात होंगे वो कितने बड़े होंगे वो यहाँ बताते हैं। तत्र पुनः 18 मुहूर्त दिवसो भवति 12 मुहूर्तै रात्रि इति। उस समय पर 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। यानी दिन का सबसे बड़ा होना ये इसी समय पर होता है। हाँ, ज्येष्ठ मास में भी जो है ये सबसे बड़ा ये एक दिन आता है, जब जून के महीने में 21 जून, तो उस समय पर भी ये बड़ा दिन होता है। तो बड़े दिन में इसी को ही गिना जाता है, 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि। अब तिथियां तो विभाजित होकर के बन जाएंगी। अभी दिन विभाजित होंगे एक अयन के अनुसार 6 महीनों में, किस तरह से वो घटता बढ़ता है वो बात की बात है। लेकिन जो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, एक पूरे दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। तो जब अपन कहते हैं कि दिन बहुत बड़े हो रहे हैं, रात्रि छोटी हो रही है, तो दिन बड़े होने का मतलब है कि वह दिन जब 18 मुहूर्त का होने लगेगा दिन, तो रात्रि केवल 12 मुहूर्त की रह जाएगी। मुहूर्त तो टोटल 30 ही होंगे, है ना। तो सर्दियों के समय पर दिन छोटे हो जाते हैं, रात्रि बड़ी हो जाती है। तो दिन के मुहूर्त कम हो जाते हैं, रात्रि के मुहूर्त बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 30 मुहूर्त में ही ये पूरा दिन रात कवर किया जाता है ना। एक दिन रात में 24 घंटे में 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो उसी के अनुसार इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बड़ा मुहूर्त का दिन होता है, 18 मुहूर्त का दिन, तो वह तभी होता है जब सूर्य जो है प्रथम मार्ग की परिधि में होता है, दक्षिणायन के प्रारंभ में। तो इस तरह से ये बताया। फिर इसमें ततः क्रमेण आतपहानौ सत्याम मुहूर्तद्वयस्य 61 भागीकृतस्य एको भागो दिवस मध्ये दिनं प्रति हीयते यावत् लवण समुद्रे अवसान मार्गे माघ मासे मकर संक्रांतौ उत्तरायण दिवसे 63 सहस्राधिक 16 योजन प्रमाणो जगन्येन आदित्य विमानस्य पूर्वापरेण आतप विस्तारो भवति। अब इसमें क्या होता है कि यह आतप इसका घटता जाता है धीरे धीरे, क्रम क्रम से इस आतप की हानि होती है। और जो हानि होती है, तो हानि होने पर 2 मुहूर्तों के 61 भाग में से 1 भाग प्रतिदिन इसका घटता है। क्या कहा? मुहूर्तद्वयस्य, यानी 2 मुहूर्तों के 1/6 भाग यानी 61 भाग बनाएंगे, उनमें से
एक भाग जो है वो प्रतिदिन घटता चला जाएगा। जो इसका ये विस्तार था आतप का, ये विस्तार प्रतिदिन कम होता चला जाएगा और फिर कम होते होते यह कहाँ तक जाएगा? प्रतिदिनम हीयते, कम होता जाता है जब तक कि लवण समुद्र में अवसान मार्ग में ये नहीं पहुंच जाता। यानी सूर्य जो है जम्बू द्वीप की पहली प्रथम परिधि से गमन करके और जब लवण समुद्र तक पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने पर यह बहुत दूर हो जाता है अपनी इस पृथ्वी से, है ना। तो दूर होने के कारण से इसका आतप भी कम हो जाता है। आतप कम होगा तो धूप कम होगी, धूप कम होगी तो ठंड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये इसका लॉजिक है। ठंड क्यों आती है, गर्मी क्यों बढ़ती है, तो इसका यह कारण बताया जा रहा है ना। तो सूर्य जब अपनी प्रथम परिधि में होता है, कर्कट संक्रांति के दिन जब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है, तब जो है आतप अधिक होता है और फिर वही आतप धीरे धीरे कर्क संक्रांति से जब मकर संक्रांति तक पहुंच जाता है, तो मकर संक्रांति ये आती है माघ के महीने में। लिखा है ना, माघ मास में, यह मकर संक्रांति में, तब जो है उत्तरायण के दिवस प्रारंभ होते हैं। तो फिर जो है इस सूर्य का विमान का जो आतप है उसका पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वह 63,016 योजन प्रमाण रह जाता है। पहले कितना था? 594,525 योजन प्रमाण था। मतलब 94,000 से ये एक तरीके से 63,000 पे आ जाता है। तो जब इसका पूर्व पश्चिम फैलाव 94,000 योजन होगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी इसलिए लगती है। और जब इसका विस्तार कम हो जाता है, ये सूर्य लवण समुद्र की गलियों में चला जाता है, तब इसका पूर्व पश्चिम जो ये आतप का विस्तार है वो 63,000 कुछ योजन रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है सूर्य के गमन करने पर, उसके आतप के विस्तार में ये अंतर आ जाता है। तो ये लवण समुद्र की भी जो मार्ग बताए थे उसमें ये अंतिम भाग में स्थित हो जाता है, तब जा करके, तब ये माघ मास में मकर संक्रांति में ये कहलाता है और वहां से उत्तरायण के दिवस के प्रारंभ होते हैं। तो उस समय पर यह 63,000 योजन इसका पूर्व पश्चिम आतप का विस्तार रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। 94,000 कुछ है वो ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटा अपने को तो सूर्य घुमाना है। सूर्य घूमेगा तभी अपन ये सब शास्त्रों की भाषा समझ पाएंगे, तभी शास्त्रों का ये ज्ञान अपने को सही प्रतीत होगा जब सूर्य घूमेगा। तो इस सूर्य के ही गमन की बात कही जा रही है। सूर्य के गमन की गलियां बताई थी, है ना। तो नहीं नहीं, एक कैसे, सब अलग अलग समुद्र हैं, अलग अलग द्वीप हैं। सूर्य का जो 4 क्षेत्र बताया था ना, 510 योजन प्रमाण जो 4 क्षेत्र पिछले समय बताया था, तो उसमें सूर्य के गमन की कुछ स्थान भरत क्षेत्र है और कुछ स्थान उसका लवण समुद्र है। तो इस सब मिलाकर के उसकी ये 184 जो गलियां बनती हैं, उन्हीं में ये अंतिम गली में जब ये होगा लवण समुद्र में, तब ये उत्तरायण के दिवस का प्रारंभ होता है और तब सबसे कम इसका आतप होता है जो 63,000 योजन मात्र फैला हुआ होता है। और उस समय पर दिन सबसे छोटा होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? तथैव द्वादश मुहूर्तैर दिवसो भवति अष्टादश मुहूर्तैरात्रिश्च इति। अब इतना उल्टा हो जाता है, मतलब उत्तरायण के प्रारंभ में यह 12 मुहूर्त का दिन रह जाएगा, 18 मुहूर्त की रात्रि हो जाएगी।
इतनी बड़ी रात्रि हो जाती है। और वही दक्षिणायन के प्रारंभ में 18 मुहूर्त की दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि हो जाती है। तो ये क्रम से वृद्धि और क्रम से हानि इसी तरह से सूर्य के गमन के कारण से बनी रहती है ना। इसलिए ये ज्योतिष विमानों का गमन कहा जाता है ना। शेषम विशेष व्याख्यानम लोक विभागादौ विज्ञेयम। और शेष जो कुछ भी विशेष बातें हैं वो सब लोक विभाग आदि शास्त्र हैं, उनसे जान लेना चाहिए। तो इस तरह से यह भी एक अच्छी बात है जानने की कि उत्तरायण और दक्षिणायन के समय पर सूर्य का जो आतप रहता है वह इतना कम और इतना बढ़ जाता है ना। उत्तरायण ये माघ मास से प्रारंभ हो गया है ना। तो माघ के समय पर ये सबसे एक तरह से छोटा दिन हो गया। इधर भी बोलते हैं ना अपन, दिसंबर में आता है 22 दिसंबर है। तो ये पौष माघ लगभग शुरू हो जाता है, पौष माघ, और फिर माघ के बाद ये उत्तरायण शुरू हो जाता है। पौष तक ये एक तरह से दक्षिणायन रहेगा। फिर माघ फागुन इनमें फिर ये सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। जब ये उत्तरायण में सूर्य आ जाता है ना, तब फिर इसके आगे से शुभ कार्य सभी शुरू हो जाते हैं। माघ में, फागुन में, फिर फागुन के बाद फागुन के बाद चैत वैशाख, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़, है ना। तो बहुत यही 6 महीने हो गए, चैत वैशाख जेठ आषाढ़। फिर इसके बाद में अब वो अलग बात है। फिर सावन भादों क्वार कार्तिक। तो इन महीनों में वैसे भी जो है ना ये सब काम बंद हो जाते हैं, जैसे जिन बिम प्रतिष्ठा वगैरह है ना, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। क्वार कार्तिक से थोड़ा शुरू हो जाता है, क्वार कार्तिक में चलने लग जाता है। मतलब पूरे दक्षिणायन तो नहीं रहता, 6 महीने तो कोई चीज़ बंद नहीं रहती, लेकिन कुछ समय दक्षिणायन का भी ले लिया जाता है, कुछ समय उत्तरायण का भी चल जाता है। तो इस तरह से सूर्य का जो गमन आगमन होता है जम्बू द्वीप से लवण समुद्र तक और लवण समुद्र से जम्बू द्वीप के अंदर भीतरी भाग तक आने का, उसी के कारण से यह ठंड और गर्मी का एक क्रम बना रहता है ना। तो जब सूर्य बिल्कुल जम्बू द्वीप की अभ्यंतर बिल्कुल भीतरी मार्ग पर ही स्थित हो जाएगा और अपनी पहली गली में स्थित हो जाएगा, तो धूप जो है उस समय पर चरम पर होगी। फिर धीरे धीरे वो पीछे की ओर जाएगा, लवण समुद्र तक पहुंचेगा, और लवण समुद्र की जो अंतिम उसकी गली में पहुंचने पर ठंड चरम पर हो जाएगी। फिर वहाँ से लौटेगा, फिर धीरे धीरे फिर गर्मी शुरू होगी। तो यही क्रम जो है सूर्य के गमन आगमन का ठंड और गर्मी दोनों को लाता रहता है, और बीच में थोड़े बहुत तूफान आते रहते हैं, बरसात होती रहती है, वो इसी में चल जाता है। इस तरह से ये तो मनुष्य क्षेत्रात् बहिर्भागे ज्योतिष्क विमाना तेषां चलनम नास्ति। अब यहाँ कहते हैं कि मनुष्य क्षेत्र के बहिर्भाग में जो ज्योतिष्क विमान होते हैं वे चलते नहीं हैं, है ना। ये जो चलना हो रहा है गमन आगमन, ये किनका, जो मनुष्य लोक के अंदर हैं, मनुष्य क्षेत्र के भीतर हैं। जो 2.5 द्वीप के अंदर सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं वो तो गमन आगमन करते हैं, चलते हैं, और बाहर के नहीं चलते हैं, वे स्थिर रहते हैं।
तेचा मानुषोत्तर पर्वतात् बहिर्भागे 50 योजनानां गत्वा वलयाकारं पंक्तिक्रमेण पूर्व क्षेत्रम परिवेष्ट्य तिष्ठन्ति। अब वे जो विमान होते हैं वो कहाँ स्थित रहते हैं? तो यहाँ कहते हैं मनुष्य क्षेत्र के मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्भाग में 50 सहस्र योजन, कितना? 50 माने 50,000 योजन आगे जाकर के, मानुषोत्तर पर्वत के भी आगे कितना जाकर के? 50,000 योजन आगे जाकर के वलयाकार रूप से पंक्ति क्रम से, है ना, वह पूर्व क्षेत्र को, पहले के क्षेत्र को घेर करके स्थित रहते हैं। मतलब मानुषोत्तर पर्वत से इतनी दूर स्थित होते हैं और वह पहले के क्षेत्र को घेर करके वलयाकार रूप में स्थित रहते हैं। वलयाकार मतलब वही चूड़ी के आकार में। तो ऐसे वो रिंग में ही जैसे पुरे गए हों, इस तरीके से वो स्थित रहते हैं। 50,000 योजन दूर हो गए। तत्र प्रथम वलये 44 अधिक शत प्रमाण चंद्रा तथा आदित्याश्च अंतरांतरेण तिष्ठन्ति। अब वहां पर जब प्रथम वलय आएगा तो प्रथम वलय में कितने चंद्रमा होंगे? 144 चंद्रमा लिखे हैं इसमें, है ना। उसके प्रथम वलय में 44 अधिक शत प्रमाणम 144 चंद्रमा है और उतने ही सूर्य हैं। ये सब अंतराल को लेकर के, अपने अपने फासले को लेकर के स्थित रहते हैं, है ना। वलय के आकार में, हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर की बात है ये। 2.5 द्वीप के बाहर जो पहला वलय होगा उसमें 144 चंद्रमा, है ना, और सूर्य, ये अपने अपने अंतराल के अनुसार स्थित रहेंगे वलयाकार के रूप में, ये बताया गया। ततः परम योजन लक्ष्ये गते तेनैव क्रमेण वलयम भवति। फिर उसके आगे 1-1 लाख योजन चलते चले जाओ और इसी क्रम से 1-1 वलय आता जाएगा। 1-1 लाख योजन के बाद में 1-1 वलय आएगा। नहीं, वो पुष्करार्ध के अंदर के 144 अलग हैं और बाहर के वो 144 अलग हैं। तो प्रत्येक वलय में ये फिर कितने बढ़ाते जाना, उसकी ये संख्या बता रहे हैं। अयम तो विशेष है। वलय वलय चंद्र चतुष्टयम सूर्य चतुष्टयम च वर्धते। अब 1-1 लाख योजन आगे जाने पर 1-1 वलय आएगा, फिर 1-1 वलय में 4-4 चंद्रमा बढ़ा देना और 4-4 सूर्य बढ़ा देना। 1-1 लाख योजन बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक? अभी तो आगे बढ़ाना है। तो ये पुष्करार द्वीप में ही अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। वर्धते यावत् पुष्करार्ध बहिर्भागे वलयाष्टकम इति। जब तक कि पुष्करार्ध के बाह्य भाग में 8वें वलय तक ना पहुंच जाओ, है ना। क्योंकि पुष्करार्ध जो द्वीप था वो आधा पुष्करार्ध तो 2.5 द्वीप में रह गया और आधा पुष्करार्ध बाहर था, है ना। तो ये कितने का था? 16 योजन विस्तार वाला था। तो 8 योजन तो उसके उधर है ही हैं, तो 1-1 लाख के 8 वलय तो उधर बन ही जाएंगे। तो इसलिए इसको 8 वलय तक बढ़ाया है, अष्टवलय। 8वें वलय तक 4 चंद्रमा 4 सूर्यों की वृद्धि करते जाना। उसके बाद में आप फिर पुष्करार्ध समुद्र में पहुंचेंगे। ततः पुष्कर समुद्रे समुद्र प्रवेशे वेदिकाया सकाशात् 50 सहस्र प्रमित योजनानि जल मध्ये प्रविश्य
उसके बाद में आप पुष्कर समुद्र में पहुंच जाएंगे, है ना। पुष्कर द्वीप पूरा हो गया, फिर पुष्कर समुद्र में प्रवेश करने पर वहाँ पर वेदिका स्थित होगी, है ना, जो द्वीप और समुद्रों के बीच में होती है। उस वेदिका से भी आगे 50,000 योजन जल भाग में आगे बढ़ जाना। कितना? 50,000 योजन समुद्र में चले जाना आगे। जल मध्य प्रवेश करके यत् पूर्वम 40 अधिक सत प्रमाणम प्रथम वलयम व्याख्यातम। अब जो हमने पहले कहा था कि प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य होते हैं, अब यहां पर जाकर के क्या करना? तस्मात् द्विगुण संख्यानम प्रथम वलयम भवति। उससे दूने संख्या में यहां पर अब पहला वलय बनाना। कहां बनेगा ये? पुष्कर समुद्र में। कितने आगे जाकर? 50,000 योजन आगे जाकर के पुष्कर समुद्र में पहला वलय आएगा, और उस वलय में 144 से दूने यानी 288 चंद्रमा और उतने ही सूर्य वह उस वलय में स्थित मिलेंगे आपको, है ना। तो ये वलय आया। फिर इसके आगे वलय कैसे बनेंगे? तदनंतरम पूर्ववत योजन लक्ष्य लक्ष्य गते। अब इसमें भी वही क्रम रखना, 1-1 लाख योजन आगे चल करके फिर एक एक वलय आएगा। वलयम भवति चंद्र चतुष्टयस्य सूर्य चतुष्टयश्च वृद्धि। तो इसमें भी फिर उसी तरीके से हर वलय में 1-1 लाख योजन चलने के बाद में 4 चंद्रमा की और 4 सूर्यों की वृद्धि होती चली जाएगी। अनेनैव क्रमेण स्वयंभू रमण समुद्र बहिर्भाग वेदिका पर्यंतम। अब इसमें बड़ी सिमेट्री है। इसी क्रम से आप 1-1 लाख योजन आगे जाकर के एक एक वलय में 4-4 चंद्रमा सूर्य बढ़ाते जाना, और तब तक चले जाना जब तक कि स्वयंभू रमण समुद्र में ना पहुंच जाओ। फिर स्वयंभू रमण समुद्र की अंतिम वेदिका, जहां अंत में जो वेदिका बनी है, वहां तक ये ज्योतिष्क देवों की स्थिति बनी रहती है। ज्योतिष्क देवानाम अवस्थानम बोद्धव्यम, यानी ज्योतिष्क देव पूरे असंख्यात द्वीप और समुद्रों में फैले हुए हैं, और इसी क्रम से वह फैले हुए हैं, है ना। पुष्करार्ध द्वीप के बाद में जब पुष्करवर समुद्र में प्रवेश कर गए, तो उसके 50,000 योजन आगे चल करके एक वलय से लेकर के फिर 1-1 लाख योजन के अंतर से एक एक वलय में फिर उन 288 सूर्य चंद्रमा से आप 4-4 हर वलय में सूर्य चंद्रमा को बढ़ाते चले जाएं, और स्वयंभू रमण समुद्र के अंतिम वेदिका तक उस तरह से वलयों को बनाते चले जाएं 4-4 की वृद्धि से। तो आप पूरे ज्योतिष्क मंडल की यात्रा कर लेंगे, है ना। इतना बड़ा ज्योतिष्क विमानों का समूह है। सूर्य चंद्रमा के विमानों का समूह असंख्यात संख्या में इसीलिए कहा जाता है ना। व्यंतरों के असंख्यात बताए थे द्वीप समुद्रों की अपेक्षा से, और इसी तरीके से ये ज्योतिष मंडल भी असंख्यात संख्या में है, जो अकृत्रिम रूप से हमेशा बना रहता है। एते च प्रतर असंख्य भाग प्रमिता असंख्या ज्योतिष्क विमानाः। अब ये ज्योतिष्क विमान कितने होते हैं? तो असंख्यात होते हैं। असंख्यात में भी कुछ संख्या है कि नहीं? तो प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, है ना। प्रतर माने जगत प्रतर, जो जगत श्रेणी का वर्ग होता है, उस जगत प्रतर के भी असंख्यातवें भाग प्रमाण ये ज्योतिष्क विमान होते हैं। इस तरह से यही संख्या पहले भी बताई थी। अकृत्रिम सुवर्णमय रत्नमय जिन चैत्यालय मंडिता ज्ञातव्या। अब ये ज्योतिष्क जो विमान होते हैं, इन सब विमानों में अकृत्रिम सुवर्णमय और रत्नमय जिन चैत्यालय से ये सभी मंडित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। सब में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, और सभी सुवर्णमय चैत्यालय हैं जिनमें रत्नमय प्रतिमाएं हैं, है ना। ये इति संक्षेपेण ज्योतिष्कलोक व्याख्यानम समाप्तम।
इस तरह से ये संक्षेप से ज्योतिष लोक का व्याख्यान अब समाप्त हुआ है। ये संक्षेप से, विस्तार से तो अभी तिलोई पंडिती का एक भाग रह ही गया था ना, तो विस्तार वहाँ मिलेगा। गर्मी में संक्षेप ही पर्याप्त है। होती है। ये परिवार यहीं के लिए है कि वहाँ के लिए भी देखना पड़ेगा? तो ये भी काफी संख्या हो गई है। अब इतने सूर्य इतने चंद्रमा हैं और अपन एक सूर्य एक चंद्रमा को ही देखते रहते हैं। हाँ, दो को देखते रहते हैं लेकिन एक ही ऐसा लगता रहता है वो। ज्यादा क्यों होगी? जितने सूर्य हैं उतने ही चंद्रमा है। जितना सूर्य ने आतप दिया उतनी चंद्रमा ठंडक दे देगा। और वहां तो आगे पीछे तो होना नहीं है, तो एक साथ है तो बिल्कुल समशीतोष्ण रहेगा। जल्दी क्या है? हाँ हाँ है, मतलब कि जितने चंद्र हैं उतने ही सूर्य हैं। वहां उगना और अस्त होना तो है ही नहीं है, तो सभी स्थित हैं, तो सब प्रकाश बराबर है। तो हमेशा ये क्षेत्र इसलिए प्रकाशमान बने रहते हैं, यहाँ दिन रात नहीं चलते हैं। जहाँ पर ये चलन नहीं होता ज्योतिष विमानों का, वहाँ पर हमेशा ये सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश बने रहते हैं। अब वो सब विशेष चीजें जो है ना, वो अलग से लोकान योग के जो ग्रंथ हैं, लोक विभाग आदि, उनसे समझना है ना। वो तो वलयाकार रूप में स्थित हैं, उसी रूप में चलते हैं। इस तरह से मध्य लोक का यह वर्णन ज्योतिष लोक के माध्यम से पूरा हो जाता है। अब यहाँ के आगे अथानंतरम ऊर्ध्वलोक कथ्यते। अब अपन ऊर्ध्वलोक में पहुंचते हैं। थोड़ा पहुंच तो जाए। तथा ही सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारानत प्राणता हरणाच्युत संज्ञा षोडश स्वर्गास्ततोपि नवग्रैवैक संज्ञास्ततश्च नव अनुदिश संज्ञम। अब ये कहते हैं सौधर्म एहसान आदि ये अच्युत स्वर्ग तक 16 स्वर्ग हो गए ये, ठीक है, ये तो सभी जानते ही हैं। उसके भी आगे 9 ग्रैविक संज्ञा वाले स्वर्ग हैं। उसके भी आगे 9 अनुदिश संज्ञा वाले 9 विमान, 9 विमान संख्यम एक पटलम। ये 9 अनुदिश जो संज्ञा वाले 9 विमान हैं, लेकिन पटल एक ही है, माने एक ही घेरे में एक ही पटल में ये 9 विमान स्थित हैं। ततोपि पंचानुत्तर संज्ञम पंच विमान संख्यम, फिर पंच अनुत्तर संज्ञा वाले पंच विमान आ जाएंगे एक पटलम, वो भी एक पटल है। च इति उक्त क्रमेण उपरियुपरि, इस तरह से जो एक क्रम बताया है इसमें ऊपर ऊपर वैमानिक देवास तिष्ठन्ति, ये सभी वैमानिक देव यहाँ रहते हैं। इति वार्तिकम संग्रह वाक्यम समुदाय कथानम इति यावत्। ये जो वार्तिक के रूप में संग्रह वाक्य आपको बताए, समुदाय रूप से कथन कर दिया है। आदि मध्यंतेषु द्वादश अष्ट चतुर्योजन वृत्त विस्कंभा चत्वारिंशत् प्रमित योजन उत्सेदा या मेरु चूलिका तिष्ठति।
क्या हो गया? आदि मध्य और अंत में कैसी है? द्वादश अष्ट चतुर्योजन वृत्त विस्कंबा, माने 12 योजन, 8 योजन और 4 योजन। ये किसके बारे में बता रहे हैं? चूलिका के बारे में बता रहे हैं। मेरु की जो चूलिका है वो आदि माने प्रारंभ में 12 योजन विस्कंब वाली है, मध्य में जाकर के 8 योजन विस्कंब हो जाता है और अंत में जाकर के वह 4 योजन उसका वृत्त विस्कंब माने गोल आकार का, उस गोलाकार उसका डायमीटर हो जाता है। और यह 44 माने 40 योजन प्रमाण उच्छेद वाली है, माने ऊंचाई इसकी 40 योजन की है। 40 योजन की ऊंचाई में नीचे इसका विस्तार 12 योजन है, मध्य में 8 योजन है और ऊपर जाकर के 4 योजन रह जाता है और टोटल ऊंचाई इसकी 40 योजन की है। ये मेरु चूलिका कहलाती है। तस्योपरि कुरु भूमिज मर्त्यबालाग्रांतरितम पुनर्ऋजु विमानम अस्ति। अब इसके ऊपर कुरु भूमि का मतलब है कुरु भूमि, देव कुरु, उत्तर कुरु बोलते हैं ना, जो उत्तम भोग भूमि के मर्त्य के, मनुष्य के बाल के अग्रभाग का अंतर लेकर के ऋजु विमान रहता है ना। 40 योजन की चूलिका की चोटी के ऊपर एक बाल के अंतर से ऋजु विमान, जो सौधर्म स्वर्ग के है ना विमानों का प्रथम विमान कहलाता है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो उसका जो अंतराल है वो इतना कम है, एक बाल बराबर अंतर है, यहां से निकलता है एक बाल बराबर अंतर। अपन बोलते हैं ना भाषा, एक बाल बराबर अंतर रह गया, एक बाल बच गए, है ना। तो एक बाल इतना होना चाहिए, एक बाल बराबर। तो वो भी उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का बाल लेना है ना, मध्यम नहीं, जघन्य नहीं, कर्म भूमि की तो बात ही नहीं है। तभी तो अच्छे होंगे, रेशमी जैसे सुंदर। तो उत्तम भोग भूमि के, रेशमी जैसे मुलायम, सुंदर क्या होंगे, है ना। तो उत्तम भोग भूमि के बाल के अग्रभाग को लेना, उसके भी अग्रभाग को, बाल की जो नोक होती है ना आगे की, उसके बराबर अंतर वाला, इतने अंतराल से ऋजु विमान स्थित है। तद आदिम कृत्वा चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाणम मेरु उत्सेदमानम अर्धाधिकैक रज्जु प्रमाणम यदाकाश क्षेत्रम तत्पर्यंतम सौधर्म ऐसान संज्ञम स्वर्ग युगलम तिष्ठति। अब इसके आगे आदि करके चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाण जो मेरु का उत्सेद है, उस मान को क्या लिखा है? चूलिका सहित 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु की ऊंचाई का प्रमाण है, उस मान को आदि करके, देखो कितनी अच्छी बात मिली है। क्या लिखा है? हाँ, चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाणम मेरु उत्सेद मानम, इसको अंडरलाइन करो। मेरु के उत्सेद का मान कितना है? चूलिका सहित 1,00,000 योजन प्रमाण है। क्या समझे? हैं? छूट जाता है? नहीं, हाँ, चूलिका के साथ 1,00,000 योजन प्रमाण, ये मेरु का उत्सेद मान है। मेरु की ऊंचाई
1,00,000 योजन, हाँ 40 योजन से सहित है वो। इसमें भी 2 अर्थ निकल रहे हैं क्या? चूलिका के साथ 1,00,000 योजन प्रमाण, नहीं 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 नहीं, इतना तो स्पष्ट हो रहा है। चूलिका के साथ 1,00,000 योजन प्रमाण, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिखेंगे हम? नहीं, वो तो बताना इसलिए था कि चूलिका से ही ऋजु विमान शुरू हो रहा है, तो चूलिका का थोड़ा ज्ञान देना है। चूलिका 40 योजन की है, वो तो सभी को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भाषा है इसको आदि करके चूलिका सहित 1,00,000 योजन प्रमाण, ये मेरू की ऊंचाई है, ये कहने का मतलब है। तो चूलिका साथ में है उसके 1,00,000 योजन प्रमाण में है कि चूलिका के साथ 1,00,000 योजन प्रमाण लेना है। 3 तो बताए थे, वो चौथी नहीं बताई थी, चूलिका कहीं नहीं बताई थी। चूलिका तो अब बता रहे हैं ना, चूलिका के साथ, चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाणम। भाषा के अनुसार देखेंगे तो ये 1,00,000 में ही शामिल होती हुई सी दिख रही है। चूलिका के साथ 1,00,000 योजन प्रमाण मेरू का उच्छेद कहलाता है। इसमें अर्ध अधिक एक रज्जु प्रमाण, आधा अधिक माने 1.5 राजू प्रमाण, यद आकाश क्षेत्रम, जो आकाश का क्षेत्र उतने पर्यंत सौधर्म ईशान संज्ञा वाले स्वर्ग युगल रहते हैं। माने 1.5 राजू तक जो है सौधर्म और ऐसान नामक ये दोनों स्वर्गों के विमान हैं। 1.5 राजू तक, यानी चूलिका से ऊपर आप 1.5 राजू तक चले जाएंगे तो आपको सौधर्म ईशान स्वर्ग के विमान 1.5 राजू तक कवर करते हुए मिलेंगे। ये उस मान को आदि करके 1.5 राजू प्रमाण जो आकाश क्षेत्र, माने वो चूलिका से ऊपर नहीं माना जाएगा, वो मेरू के साथ ही पूरा ऊपर तक 1.5 राजू नापा जाएगा। वो चूलिका उसी में, ये पूरा सुमेरु पर्वत भी उसी में ही शामिल रहेगा। हाँ, तभी बनेगा। तो इसलिए ये लिखा है कि जो मेरू की ऊंचाई है उस मान को आदि करके 1.5 राजू प्रमाण तक जो है ये दोनों स्वर्ग हैं। यानी ये 1.5 राजू तक जो फैलाव है वह इसी को आदि करके है, मेरू की जो ऊंचाई है इसी को साथ में लेकर के है। तो इस तरह से ऊपर जो 7 राजू तक चलना है उसमें 1.5 राजू तो इनने कवर कर लिया। ततः परम अर्धाधिक ऐक रज्जु पर्यंतम सनत कुमार महेंद्र संगम स्वर्ग युगलम भवति। उसके बाद फिर 1.5 राजू इनने घेर लिया, सनत कुमार और महेंद्र ने, तो ये हो गए 3 राजू। तस्मात् अर्ध रज्जु प्रमाण आकाश पर्यंतम ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अभिधानम स्वर्ग युगलम अस्ति। फिर उसके भी आधे अधर, अर्ध रज्जु आधा राजू और ऊपर चलोगे तो क्या मिलेंगे? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर मिल जाएंगे। ततोपि अर्ध रज्जु पर्यंतम लांतव कापिष्ट नामक स्वर्गुलम अस्ति। उसके भी आधे ऊपर गए तो लांतव कापिष्ट हो गए।
है ना। तो कितने हो गए, 4 योजन तक पहुंच गए अपन। ततश्च अर्धरज्जु पर्यंतम शुक्र महाशुक्राभिधानम स्वर्गद्वयम ज्ञातव्यम। फिर उसके बाद में शुक्र महाशुक्र आ गए, ये 4.5 तक पहुंच गए हैं। सही है ना। तदनंतरम अर्धरज्जु पर्यंतम शतार सहस्त्रार संगम स्वर्गुलम भवति। फिर और आगे चले तो शतार सहस्त्रार तक पहुंच गए, ये 5 योजन पूरे हो गए। ततो अपि अर्धरज्जु पर्यंतम आनत प्राणत नाम स्वर्गुलम भवति। 5.5 पर आनत प्राणत हो गए। ततः परम अर्धरज्जु पर्यंतम आकाशम यावत आरण अच्युत अभिधानम स्वर्गदेयम ज्ञातव्यम इति। और 6 राजू पर पूरे आरण अच्युत स्वर्ग के विमान तक पहुंच गए, माने ये 16 विमान 16 स्वर्ग ये पूरे हो गए। 6 राजू में 16 स्वर्गों का इस तरह से विभाजन हो जाता है ना। 1.5 तक 2 कुछ ऐसा चले, सौदर मेषान सानत कुमार, फिर 3 के बाद फिर आधे आधे बढ़ाते गए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काफिर शुक्र मासु सतार सहसा आनत भारत आरण अच्युत तक, ऐसे करके 6 राजू तक पहुंच गए। फिर ततः तत्र, अब यहीं पर रुक गए, दूसरी बात कहने लगे। प्रथम युगल द्वये स्वकीय स्वकीय स्वर्ग नामानस चत्वार इंद्रा विज्ञेया। अब पहले जो युगल 2 हैं, सौदर्म ईशान और सानत कुमार महेंद्र, ये 2 युगल हो गए। इनमें अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानने चाहिए। यानी ये सभी चारों इंद्र होते हैं, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। वही तो बता रहे हैं, इंद्र की संख्या बता रहे हैं। तो 4 इंद्र यहां हो गए। मध्य युगल चतुष्टय पुनः स्वकी स्वकी प्रथम स्वर्गाभिधाने एक एक एव इंद्रो भवति। फिर मध्य के जो 4 युगल चतुष्टय आएंगे, उनमें एक एक इंद्र होगा अपने अपने नाम वाला, है ना। मध्य के जो बीच में 4 स्वर्ग आएंगे, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, तो उनमें अपने अपने स्वर्ग के नाम वाला एक एक इंद्र होगा। तो वो 4 इंद्र उनके घोड़े जाएंगे। क्या? हाँ, वो युगल ही तो है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, ये ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल कहलाता है। इस स्वर्ग का एक इंद्र होगा, वह ब्रह्म इंद्र होगा, इस तरह से। ये हो गया। उपरितन युगल द्वयेपि स्वकी स्वकी स्वर्ग नामान चत्वार इंद्रा भवन्ति इति। फिर ऊपर के जो युगल द्वय रह गए, आनत प्राणत और आरण अच्युत, उनमें भी अपने अपने नाम वाले 4 इंद्र हो गए। तो ऐसे ऊपर 4 हो गए, नीचे के भी 4 नाम वाले 4 हो गए, और बीच के हाँ, और बीच के 4 हो गए। तो ऐसे 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हो जाते हैं। समुदाय ने 16 स्वर्गेषु द्वादश इंद्रा ज्ञातव्या इति। इस तरह से 16 स्वर्ग में 12 इंद्रों का विभाजन ऐसे हो जाता है। षोडश स्वर्गाद ऊर्ध्वम एक रज्जु मध्य नवग्रहवेक नव अनुदिश पंचनोत्तर विमान वासी देवास तिष्ठन्ति। अब 16वें स्वर्ग के ऊपर 6 राजू तो हो ही गया था, अब ऊपर 1 राजू बचा था। तो उस 1 राजू में ही ये सभी 9 ग्रहवेक भी रह जाएंगे, 9 अनुदिश भी रह जाएंगे, और अनुत्तर विमान वाली देव जाओगे, वो सब 1 राजू में ही है। ततः परम तत्रैव द्वादश योजनेषु गतेषु, उसके आगे 12 योजन चले जाने पर अष्ट योजन बाहुल्या मनुष्य लोकवत पंचाधिक चत्वारिंशत लक्ष योजन विस्तारा
मोक्ष शिला भवती। ये मोक्ष शिला यहाँ पर होती है ना। सर्वार सिद्धि विमान से भी ऊपर 12 योजन जब चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 12 योजन ऊपर जाने के बाद वह 8 योजन बाहुल्य मतलब मोटी मनुष्य लोक तक फैली हुई है ना। पंचाधिक चत्वारिंशत् 43 लाख योजन विस्तार वाली भी मोक्षशिला होती है। तस्योपरि घनोदधि घनवात तनुवात त्रयम् अस्ति। और उस मोक्षशिला पर भी ये वात फैली रहते हैं, घनोदधि घनवात और तनुवात। तत्र तनुवात मध्य लोकांते, उस तनुवात के मध्य में लोक के अंत में केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहिता सिद्धास तिष्ठन्ति। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित ये सिद्ध भगवान वहां पर रहते हैं और इनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है ना। सब जगह नारकी देव सब घेरे हुए हैं तो वहां जाके ठहरते हैं। तो इस तरह से पूरा लोक का ऊर्ध लोक का भी ये विस्तार बता दिया गया। 6 राजू के बाद 16 स्वर्ग से ऊपर एक राजू पूरा तक है, लोक के अंत तक समझना। उसी में 9 ग्रैवेक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं। इन सब की अपनी ऊंचाइयां कवर होने के बाद अनुत्तर विमान में जो सर्वार सिद्धि है उससे की चूलिका से 12 योजन ऊपर और जाकर के 8वीं पृथ्वी मोक्षशिला जो 8 योजन मोटी होती है वह 45 लाख योजन विस्तार के साथ फैली रहती है। माने पूरे मनुष्य लोक प्रमाण वह फैली हुई पृथ्वी है, उसकी मोटाई है 8 योजन। और उस शिला के भी ऊपर ये घनोदधि घनवात और तनुवात वलय हैं। और उन तनुवात वलय में अंत में जहाँ लोक के अग्रभाग पर तनुवात वलय छूते हैं उन्हीं तनुवात वलय में लोक के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं, सिद्धात्माएं वहाँ रहती हैं। इस तरह से यह पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक का संक्षेप से वर्णन अभी थोड़ा और बचा है। अब थोड़ा पटलों का ज्ञान कराया जाएगा, स्वर्ग पटलों की संख्या वगैरह।